Next is question number 5. A uniform chain of mass m hangs from a light pulley with unequal length of the chain hanging from the two sides of the pulley. The force exerted by the moving chain on the pulley is. ये एक आइडियल पुले है और एक यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m इसमें लटकी हुई है ऐसे, ठीक है। तो इस साइड का मास जो है ज़्यादा है और इस साइड का कम है, मतलब इस साइड ज़्यादा भार है और इस साइड कम है, तो चेन ऐसे नीचे गिरेगी, ठीक है। तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सपोज इस साइड जो मास है ये m1 है और इस साइड जो मास है चेन का वो है m2 और चेन का टोटल मास क्या है m1 प्लस m2 दैट इज इक्वल टू m, ठीक है। तो हम इस डायग्राम को इस डायग्राम से रिप्लेस कर सकते हैं। दिस इज m1 एंड दिस इज m2, ठीक है। टेंशन लग रहा है T, दिस इज ऑल्सो T, तो ये कितना हो जाएगा 2T। ये 2T क्यों होगा? क्योंकि पुले आइडियल है, ठीक है। तो ये 2T के बराबर हो जाएगा। नाउ इसे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है m1g और इससे नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है m2g। जब हम पुले की बात करते हैं तो उसे टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स वी नीड टू फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस चेन ऑन द पुले। सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस चेन ऑन द पुले इज ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एंड इट इज डाउनवर्ड्स, आई मीन इट इज ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स एंड इट इज एक्सर्टिंग सम फोर्स। दिस इज T एंड दिस इज T, तो टोटल कितना हो जाएगा 2T, ठीक है। तो हमें बेसिकली 2T की वैल्यू निकालना है, ठीक है। नाउ अगर हम इतने सिस्टम को इसे हम एज अ सिस्टम कंसिडर करें, इसे हम एज अ सिस्टम कंसिडर करें तो हम इसका FBD बनाएंगे। ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा 2T और नीचे की तरफ दो फोर्सेस लगेंगे m1g और m2g। क्या हम इसमें टेंशन शो करेंगे? क्या हम इसमें इन दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में जो भी टेंशन है क्या उसे हम शो करेंगे? बिल्कुल शो नहीं करेंगे। क्यों शो नहीं करेंगे? क्योंकि वो इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे। तो इस सिस्टम में बेसिकली ये एक सिस्टम है जिसमें ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है 2T और नीचे की तरफ टोटल फोर्स लग रहा है mg, ठीक है, m1g प्लस m2g। अब ये जो मास है ये नीचे आ रहा है विद सम एक्सेलरेशन a एंड दिस इज मूविंग अप विद सम एक्सेलरेशन विद द सेम एक्सेलरेशन a, ठीक है। m2 इज ग्रेटर देन m1, m2 m1 से ज़्यादा है। तो क्या आप इसे देख के सिर्फ बता सकते हो कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जो है वो किस डायरेक्शन में होगा? ऊपर की डायरेक्शन में होगा या नीचे की डायरेक्शन में होगा? ऑब्वियसली नीचे की डायरेक्शन में होगा। हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज माइनस a m2 प्लस a m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो m2 बड़ा है तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव मीन्स नीचे की तरफ। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज डाउनवर्ड। अगर नीचे की तरफ सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो रहा है, देखो कोई भी बॉडी है जिसमें दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, एक इस डायरेक्शन की तरफ फोर्स लग रहा है और एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन की तरफ, लेकिन वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है। तो उसका मतलब क्या होता है कि जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो इट मीन्स दैट mg इज ग्रेटर देन 2T। बेसिकली 2T जो है वो लेस देन mg है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि 2T mg से कम है, 2T mg से कम है और पुले को जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है चेन की वजह से वो है 2T, मतलब कि टोटल फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन द पुले ड्यू टू मूविंग चेन इज लेस देन 2T, ठीक है। अब हम इसको एक बार मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। एक बार मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देखते हैं। T इज इक्वल टू हाउ मच? 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2g, ठीक है। सपोज एक का मास x है तो दूसरे का मास m माइनस एक्स होगा। सपोज m1 जो है वो x के बराबर है तो ये m माइनस एक्स के बराबर होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं T
t की वैल्यू हो जाएगी 2x इंटू एम माइनस एक्स जी डिवाइडेड बाय m माइनस एक्स इंटू m1 प्लस m2 दैट इज m। ठीक है, तो t की वैल्यू ये है, तो 2t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4x m बाय m g माइनस 4x स्क्वायर g बाय m। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली 2t इज बेसिकली 4xg माइनस 4x स्क्वायर g बाय m और माइनस 4x स्क्वायर g बाय m प्लस 4xg। ठीक है, सो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अगर हम 2t को y एक्सिस में लेते हैं, अगर हम 2t को y एक्सिस में लेते हैं और x को हम लेते हैं x एक्सिस में, ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? इट विल बी पैराबोला फेसिंग डाउनवर्ड्स, पैराबोला होगा विच इज फेसिंग डाउनवर्ड्स और ओपनिंग डाउनवर्ड, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बेसिकली। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, तो माइनस 8x g बाय m प्लस 4g इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 4g डिवाइडेड बाय माइनस 8g इंटू m, दैट इज m बाय 2। when x is equal to m by 2, when x is equal to m by 2, then it will acquire its maximum value। उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू m बाई 2 रख के देखो, x की वैल्यू m बाई 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? ये m बाई 2, तो ये हो जाएगा कितना? 2m बाई 2 इंटू m बाई 2 g डिवाइडेड बाय m। सो दिस विल बी इक्वल टू mg बाय 2 और इंटू 2, दैट इज इक्वल टू mg इंटू 2। क्यों किया? क्योंकि हमें 2t की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू mg आएगी। कहाँ पे आ रही है? m बाय 2 में। और जब हम इसकी वैल्यू m रखेंगे, तब इसकी वैल्यू m रखेंगे तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, तो m में इसकी वैल्यू 0 आ रही है। और जब हम 0 रखेंगे तब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? तब भी 0 आ रही है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ग्राफ से हम क्या देख सकते हैं कि जो 2t है इट इज लेस देन और इक्वल टू mg। ग्राफ में हम ये देख सकते हैं कि 2t जो है वो लेस देन और इक्वल टू mg है। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मूविंग चेन ऑन द पुले। ये बताओ, जब x m बाई 2 के बराबर होगा तो यहाँ जितना मास होगा उतना मास यहाँ पे भी होगा, और अगर दोनों मास बराबर होंगे तो क्या चेन मूव करेगी? चेन मूव ही नहीं करेगी। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। एंड व्हेन वी विल नॉट कंसिडर दिस पॉइंट, वी विल नॉट कंसिडर दिस पर्टिकुलर केस व्हेन m इज इक्वल टू m बाई 2, तब हम ये देखेंगे कि जो 2t है दैट इज ऑलवेज लेस देन mg। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा C, दिस इज ऑलवेज लेस देन mg। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। Two blocks of masses m1 and m2 are placed in contact with each other on a horizontal platform. The coefficient of friction between the platform and the two blocks is same. The platform moves with an acceleration. The force of interaction between the blocks is। ये एक ब्लॉक है m1 और ये एक ब्लॉक है m2। ठीक है, अब जैसे ये प्लेटफॉर्म मूव करना स्टार्ट करेगा, तो जब ये प्लेटफॉर्म मूव करना स्टार्ट करता है तो इसे पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस ब्लॉक को। ठीक है, तो इस ब्लॉक को जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो पीछे की तरफ होगा, m1 की वजह से भी और m2 की वजह से भी। तो NLM न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन के हिसाब से m1 को सामने की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और m2 को भी आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा।
ये किसके बराबर हो जाएगा, म्यू m2g के। दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू म्यू m2g। ठीक है, इसे इस डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा और इसे इस डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा। इसकी एफबीडी अगर हम बनाएंगे तो नीचे की तरफ mg m2g, ऊपर की तरफ n1 और इसको ऊपर की तरफ लगेगा n2, और नीचे की तरफ म्यू n1 म्यू n2 म्यू m2g एंड म्यू m2g। ठीक है, म्यू m1g सॉरी, म्यू m1g एंड म्यू m2g, क्योंकि n1 जो है वो m1g के बराबर होगा। दे आर नॉट मूविंग इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, राइट, मतलब कि n1 m1g के बराबर आ जाएगा, तो ये म्यू n1 के बराबर हो जाएगा। म्यू n1 मतलब म्यू m1g। अब सिंस दिस सिस्टम इज एक्सिलरेटिंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, two blocks of masses m1 and m2 are placed in contact with each other. The coefficient of the friction between the platform and the two blocks is same. The platforms move with an acceleration, so the force of interaction between the blocks is. Suppose ये कुछ a acceleration से move कर रहा है, ठीक है, तो ये दोनों पार्टिकल भी a acceleration से move करेंगे। ठीक है, ये दोनों मासेस भी सामने की तरफ a एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, म्यू m1g माइनस n1 माइनस म्यू n1g माइनस n, या दिस इज इक्वल टू m1a एंड म्यू m2g प्लस n इज इक्वल टू m2a। ठीक है, नाउ since acceleration is same for both the blocks are placed on the system which is moving with acceleration a, and they are also moving with the system, so they are also moving with the same acceleration a। ठीक है, मतलब कि दोनों की acceleration की वैल्यू बराबर होगी। इक्वेट कर दो acceleration की वैल्यू, म्यू m1g माइनस n डिवाइडेड बाय m1 will be equal to म्यू m2g प्लस n डिवाइडेड बाय m2। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, म्यू जी माइनस n बाय m1 इज इक्वल टू म्यू जी प्लस n बाय m2। ठीक है, म्यू जी कैंसिल, n बाय m1 प्लस n बाय m2 इज इक्वल टू 0। n को कॉमन आउट निकालो, 1/m1 प्लस 1/m2 इज इक्वल टू 0। तो n इंटू दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन 0 के बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती। इसका मतलब कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, n की वैल्यू आ जाएगी 0। तो ठीक है, 0 in all the cases, 0 only if m1 equal to m2, no it is independent of masses, नॉन ज़ीरो ओनली इफ मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मास के रिलेशन पे क्या ये डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। n की वैल्यू हमेशा 0 होगी। ठीक है।